हेलो एवरीवन, स्वाध्याय के इस आज के 13वें सेशन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हमारा 30 अगस्त 2022 का सेशन है और इसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में कवर करने जा रहे हैं। साथ ही टॉपिक के रूप में हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, शब्द युग्म और इंग्लिश में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे जुड़ने के लिए आप इस टेलीग्राम लिंक के थ्रू जुड़ सकते हैं। साथ ही जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ये चैनल का संक्षिप्त परिचय है, आप नए हैं तो इसे पॉज करके पढ़ लीजिए और साथ ही पुराने वीडियोस भी देख लीजिए। आज के प्रश्नों पर चलते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम आज हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, कल से हम फ्रांसीसी क्रांति पर चलेंगे। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की पराजय के क्या कारण रहे, 50 शब्दों में हमें बताना है। दूसरा प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने किस प्रकार फ्रांस व आयरलैंड की राजनीतिक परिस्थितियों को प्रभावित किया। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, जो दूसरा प्रश्न है उसे हमें 100 शब्दों में अटेम्प्ट करना है। तीसरा प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रभावों को सूचीबद्ध करना है 50 शब्दों में। सोर्स के रूप में आरबीएससी कक्षा 11 की हिस्ट्री की बुक है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की पराजय के क्या कारण रहे, 50 शब्दों में हमें बताना है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की पराजय के कारण ये रहे, दोनों के मध्य लंबी दूरी व अपरिचित भौगोलिक परिस्थिति। जो ब्रिटेन के सैनिक अमेरिका में लड़ने जा रहे थे, उनको वहां की भौगोलिक परिस्थिति और उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं थी और दोनों के बीच में बहुत लंबी भौगोलिक दूरी भी थी। इंग्लैंड की युद्ध सामग्री को स्पेन, फ्रांस व हॉलैंड द्वारा अवरुद्ध करना। स्पेन, फ्रांस और हॉलैंड एक तरह से युद्ध में अमेरिका की तरफ थे और इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का साथ दिया। तो इन लोगों ने जब भी इंग्लैंड से अमेरिका की तरफ युद्ध सामग्री का कोई जहाज ही पहुंच जाता तो ये उसका रास्ता अवरुद्ध कर देते थे, जो कि इंग्लैंड की पराजय का एक प्रमुख कारण रहा। इंग्लैंड के सैनिकों की स्वजातीय सैनिकों के विरुद्ध कम आक्रामकता होना। जैसा कि हमने प्रीवियस सेक्शंस में पढ़ा कि अमेरिकी क्रांति अपने आप में एक अलग क्रांति थी, इस्लामी के विरुद्ध संघर्ष था। ऐसा संघर्ष अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में नहीं था, वरन इंग्लैंड के ही स्वजातीय जो सैनिक थे उनके विरुद्ध ये युद्ध था। जो इंग्लैंड के लोग कॉलोनी के रूप में अमेरिका में बसे थे, उन लोगों ने वहां रिवोल्ट किया और अपने ही देश के अगेंस्ट वहां पे उन्होंने स्वतंत्र अमेरिका की स्थापना की। फिर हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, इंग्लैंड की सेना में अल्प रुचि वाले जर्मन सैनिकों की भर्ती करना। जैसा कि हमें पता है इंग्लैंड की सेना में जर्मन सैनिक थे, तो उन जर्मन सैनिकों को की जो रुचि थी वो युद्ध में एक किराए के सैनिक की तरह थी। फिर सम्राट जॉर्ज, मंत्री टाउनशेंड, ग्रीनविले आदि का अयोग्य नेतृत्व, अकुशल या अयोग्य नेतृत्व रहा मंत्री टाउनशेंड और इन लोगों का। और साथ ही जॉर्ज वाशिंगटन जो थे, जो अमेरिकी क्रांति के अमेरिकी सेनापति थे, उनका कुशल नेतृत्व इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की पराजय के क्या कारण रहे हमने पॉइंट्स में पढ़े। तो पहला भौगोलिक परिस्थिति, दूसरा युद्ध सामग्री को अवरुद्ध करना, तीसरा स्वजातीय सैनिकों के विरुद्ध कम आक्रामकता, चौथा है सेना में अल्प रुचि वाले सैनिकों का होना और अयोग्य नेतृत्व तथा कुशल नेतृत्व। कोई भी युद्ध के पराजय के कारणों की यदि जब भी हम चर्चा करें तो अयोग्य और कुशल नेतृत्व के बारे में हमें जरूर बताना है। उसके बाद में हम बात करते हैं आज के हमारे दूसरे प्रश्न की, जो कि हमें 100 शब्दों में अटेम्प्ट करना है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने किस प्रकार फ्रांस व आयरलैंड की राजनीतिक परिस्थितियों को प्रभावित किया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने वैश्विक स्तर पर व्यापक परिवर्तन किए। मजहबी स्वतंत्रता व लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित नए राष्ट्रों का उदय देखने को मिला। इसी क्रम में फ्रांस में भी व्यापक परिवर्तन हुए। इस संघर्ष में ने फ्रांस में क्रांति को अवश्यंभावी बना दिया। अमेरिकी संघर्ष में भाग लेने से फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, साथ ही उसे कोई भी लाभ नहीं हुआ था। फ्रांस के सैनिकों को राजनीतिक, मजहबी व सामाजिक अधिकारों का आभास हुआ। वे स्वयं फ्रांस में इन अधिकारों की मांग करने लगे। तो ये था फ्रांस में के लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित नए राष्ट्रों की मांग पूरे विश्व में देखने को मिली। फ्रांस ने भी इस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित होकर अपने अधिकारों की मांग वहां पर उठाई और ये तत्कालिक रूप से फ्रांस की क्रांति का कारण बना।
आयरलैंड की हम बात कर लेते हैं। आयरलैंड जो कि ब्रिटिश कॉलोनी था अपने आप में, तो वहाँ भी संघर्ष के उपरांत इंग्लैंड के विरुद्ध उठ खड़े होने का साहस लोगों ने किया और वहाँ पे स्वतंत्र आयरिश संसद की स्थापना की और व्यापारिक जो प्रतिबंध थे उनके विरुद्ध की मांग उठाई, जो कि ब्रिटेन ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए दोनों मांगे मान ली। तो ये हो गई आयरलैंड की परिस्थिति। और इससे पहले हमने पढ़ी फ्रांस की परिस्थिति। तो हमारा प्रश्न था कि आयरलैंड और फ्रांस में की राजनीतिक परिस्थिति में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से क्या परिवर्तन आए, तो उसके बारे में हमने 100 शब्दों में बताने का प्रयास किया। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रभावों को सूचीबद्ध करना है हमें। तो ब्रिटिश उपनिवेश से अमेरिका का स्वतंत्र होना तत्कालीन समय में एक युगांतकारी घटना थी। देखा जाए तो अमेरिका ऐसा पहला देश था जिसने ब्रिटेन के विरुद्ध संघर्ष किया और संघर्ष करके सफलता या स्वतंत्रता जो है वो प्राप्त की। तो इस घटना ने तत्समय की वैश्विक स्थिति को निम्न प्रभाव डाले। अब इन प्रभावों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसने सर्वप्रथम लोकतांत्रिक राष्ट्रों के उदय व लिखित संविधान की जो प्रथा है, परिपाटी है, उसको शुरू किया। इसने मजहबी स्वतंत्रता जो थी उसके बारे में लोगों को जागरूक किया और लोगों को मजहबी स्वतंत्रता के बारे में बोध कराया। साथ ही वाणिज्यवाद का अंत हमें देखने को मिला। एकाएक औद्योगिक क्रांति जो आंख बंद करके मशीनीकरण चीज़ों का चल रहा था, श्रमिक आंदोलन लगातार हो रहे थे, जिससे श्रम आधारित उद्योगों का जो अवहेलना की जा रही थी उस पर रोक लगी और वाणिज्यवाद का अंधे वाणिज्यवाद का जो प्रसार था उस पर रोक हुई। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का उदय हुआ। जो भी अमेरिका के हाल ही हमने कॉमनवेल्थ गेम्स देखे हैं, तो जो भी ब्रिटिश एम्पायर से स्वतंत्र हुए देश हैं उन सबको कॉमनवेल्थ बोलते हैं और कॉमनवेल्थ को हिंदी में राष्ट्रमंडल बोलते हैं। राष्ट्रमंडल खेल हमने देखे। तो ये जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का उदय हुआ, इसके साथ ही फ्रांसीसी क्रांति हमने अभी पिछले सेक्शन में बात की। फिर आयरलैंड को भी इससे लाभ हुआ, वहाँ पे संसदीय व्यवस्था की स्थापना हुई और व्यापारिक प्रतिबंधों से मुक्ति मिली। इसके साथ ही संसदीय शक्ति में भी बढ़ोतरी देखने को मिली, क्योंकि सम्राट जॉर्ज तृतीय की जो गलत आर्थिक नीतियों से अमेरिका जैसे एक बड़े भूभाग का एक उपनिवेश के रूप में इंग्लैंड से अलग हो जाना एक अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण था, जो कि सम्राट जॉर्ज III उसके लिए जिम्मेदार माना गया और इससे ब्रिटेन में खुद में जो संसदीय लोकतंत्र था उसको बढ़ावा मिला और ब्रिटेन की संसद जो थी वो राजतंत्र के अगेंस्ट थोड़ी मजबूत हुई। तो ये अमेरिकी स्वतंत्रता के प्रभावों को हमने सूचीबद्ध किया। कीवर्ड्स के रूप में लोकतांत्रिक राष्ट्र का उदय, मजहबी स्वतंत्रता, वाणिज्यवाद का अंत, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का उदय, फ्रांसीसी क्रांति, आयरलैंड को लाभ और संसद की शक्ति में बढ़ोतरी। अब ये है हमारा आज का हिंदी का अभ्यास सत्र, जिसमें हम शब्द युग्म टॉपिक पे चल रहे थे। कल हमने 5 शब्द युग्मों की बात की थी। आज हम छठे से शुरू करते हैं। अगम, आगम। अगम का अर्थ होता है जाना, जहाँ जाना संभव नहीं, जहाँ जाना संभव नहीं। और आगम का अर्थ होता है पुराण या आगमन। फिर बात करते हैं अमल और अम्ल। अमल का अर्थ होता है स्वच्छ, अमल, अमल जिसमें मल नहीं, स्वच्छ। और अम्ल जिसका अर्थ है खटास। 8वां है अयश और अयस। अयश का अर्थ होता है बदनामी और अयस का अर्थ होता है लोहा। अयस्क जिसे हम बोलते हैं लोह, अयस्क, अयस। फिर अवश और अवश्य। अवश का अर्थ होता है विवश और अवश्य का अर्थ होता है जरूर। फिर अचिर, अजिर और अजर, ये 3 शब्द है। 3 में से कोई भी 2 हमें एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो अचिर का अर्थ होता है शीघ्र व नवीन, अजिर का अर्थ होता है आंगन और अजर का अर्थ होता है देवता या जो बूढ़ा न हो, उसको बोलते हैं अजर। अम्ब और अम्बु। अम्ब का अर्थ होता है माता और अम्बु का अर्थ होता है जल। अम्ब का अर्थ होता है माता और अम्बु का अर्थ होता है जल। अगला हमारा इसमें आज हमने 15 के करीब कुछ श्रुति जो समश्रुत शब्द हैं, शब्द युग्म हैं, उनको लिया है। अगला है अगला और अर्गला। अगला अपने आप में अगला है और अर्गला है। तो अगला का अर्थ हुआ आगे का और अर्गला का अर्थ हुआ रोकने की कील। किसी चीज को रोकने की कील को बोलते हैं अर्गला। फिर बोलते हैं अब्ज और अब्द। अब्ज का अर्थ होता है कमल और अब्द का होता है वर्ष, जैसे हम शताब्दी शब्द यूज करते हैं, शताब्दी, तो वो हो गया। अंगना और अंगना को एक बार दोबारा देख लेते हैं।
अंगना जिसमें एक बिंदी हो और जिसमें चंद्र बिंदु हो, चंद्र बिंदु वाले का अर्थ होता है आंगन, और जिसमें सामान्य बिंदु हो उसको बोलते हैं स्त्री। उसके बाद में अगध और अंगद, अगध का अर्थ होता है निरोग और अंगद का अर्थ होता है बाली का पुत्र। फिर होता है 16वां अतर, अंतर और अनंतर। अतर, अंतर और अनंतर। तो अतर का अर्थ होता है इत्र, अंतर का अर्थ होता है फर्क या भेद, और अनंतर का अर्थ होता है बाद में, अनंतर काल में, बाद के काल में। तो इस तरह से अतर, अंतर और अनंतर का हमने पढ़ा। उसके बाद में है अचला, अचल और अंचल। अचला का अर्थ होता है पृथ्वी, अचल का अर्थ होता है पर्वत या स्थिर, अंचल का अर्थ होता है आंचल। उसके बाद में 18वां अजा और अज। अजा का अर्थ है बकरी और अज का अर्थ है ब्रह्मा, दशरथ के पिता, अजन्मा या बकरा। अजा का अर्थ बकरी और अज का अर्थ बकरा। तो अज का और भी अर्थ है ब्रह्मा, दशरथ के पिता, अजन्मा। उसके बाद में है अगत और आगत। अगत का अर्थ होता है न गया हुआ और आगत का अर्थ होता है आया हुआ। अगत का अर्थ न गया हुआ और आगत का अर्थ आया हुआ। और 20वां है हमारा अजय और अजया। अजय मतलब न जीतने योग्य और अजया का अर्थ होता है भांग या बकरी। तो ये हमने पढ़े शब्द युग्म, समश्रुत या श्रुति भिन्नार्थक शब्द। अब हम अंग्रेजी पे चलते हैं। अंग्रेजी के बारे में हम कल से शुरू किया हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने 5 वन वर्ड्स कल पढ़े थे। आज हम 6ठे वन वर्ड से शुरू कर रहे हैं। समथिंग दैट कैन बी अप्रोच्ड, दैट इज कॉल्ड एसेसिबल, पहुंच योग्य, एसेसिबल। उसके बाद में अ पर्सन लिविंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन, एक व्यक्ति जो ऐसे देश में रह रहा हो जिसका वह व्यक्ति नागरिक नहीं हो, दैट इज कॉल्ड एलियन, विदेशी। अ पर्सन प्रैक्टिसिंग और प्लेइंग अ गेम फॉर प्लेजर एंड नॉट फॉर लिविंग, एक व्यक्ति जो केवल आनंद के लिए कोई खेल खेल रहा हो, अपने जीविकोपार्जन के लिए नहीं, तो उसको बोलेंगे हम एमेच्योर, दैट इज कॉल्ड शौकीन व्यक्ति। उसके बाद में है अगला है अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, एमनेस्टी, एक ऐसी माफ़ी जो राजनीतिक जो जेल बंदी हैं उनको दी जाती है, दैट इज कॉल्ड एमनेस्टी, जिसको बोलते हैं आम माफ़ी। और 10वां हमारा है ऑब्जेक्ट्स हैविंग लाइफ इन देम, ऐसे ऐसी वस्तुएं जिनके अंदर जीवन हो, दैट इज कॉल्ड एनिमेट। हम देखते हैं एनिमेटेड मूवीज, तो उनको बोलते हैं चेतना युक्त मूवीज, दैट इज कॉल्ड एनिमेट। उसका बाद में है ऑकरिंग एवरी ईयर, हर साल होने वाला, दैट इज कॉल्ड वार्षिक, अंग्रेजी में हम उसको बोलते हैं एनुअल। उसके बाद में है एब्सोल्यूट गवर्नमेंट बाय वन मैन, एक ही आदमी की एब्सोल्यूट सरकार, दैट इज कॉल्ड एक तंत्र, ऑटोक्रेसी। उसके बाद में वन एट द स्टेट ऑफ ग्रोथ बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ, बॉयहुड और यूथ के बीच का समय, दैट इज कॉल्ड एडोलसेंट, किशोर। उसके बाद में वन हु होल्ड्स द बिलीव दैट नथिंग कैन बी नॉन विदाउट गॉड, उसको बोलते हैं एग्नोसाइट, अज्ञेय व्याधि। उसके बाद में अ वॉर लाइक और मस्क्यूलाइन विमन, दैट इज कॉल्ड अमेजन, वीरांगना। तो ये हमारे थे आज के इंग्लिश वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। और इससे पहले हमने बात की शब्द युग्म। एक चीज़ मैं यहाँ पे फिर से ऐड करना चाहूँगा फ्रेंड्स के ये सब मैं ऑथेंटिक सोर्स लिखता हूँ इसके साथ ही, क्योंकि मैं अपने आप में मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह एक एस्पिरेंट हूँ, तो इसमें गलती होना भी स्वाभाविक है। और गलती के बारे में हमने जैसे पहले सेशन में जिक्र किया कि वो जब कोई इंसान कुछ नया सीखता है तो वो गलती जरूर करता है, तो गलती करने से हमें परहेज नहीं करना चाहिए। तो आप इसमें जो भी सुधार हों तो वो आप अपने कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। मुझे उसमें कोई भी संशय नहीं होगा कि मैं उस सुधार को अपने नेक्स्ट सेशंस में शामिल करूं। तो इसके लिए एक बार फिर से आप सभी का थैंक यू।